15 जून 1587 को राजस्थान के राजसमंद जिला में अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच वाक़ एक दर्रे हल्दी घाटी के करीब तारीख की वो जंग लड़ी जा रही थी जिसने आने वाली सदियों तक बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। एक तरफ मुगल बादशाह आजम खान की वसी फौज थी जिसमें 23,000 से ज्यादा फौजी, सैकड़ों हाथी और बंदूक बरदार शामिल थे, तो दूसरी तरफ सिर्फ 23,000 घड़सवार और थोड़ी सी तादाद में भील तीरंदाज थे। उनकी कयादत मेवाड़ के शेर महाराजा प्रताप कर रहे थे। ये सिर्फ दो फौजों का टकराव नहीं था, बल्कि गैरत और इक्तदार के दरमियान की लड़ाई थी। आजम खान चाहता था कि मेवाड़ भी बाकी राजपूत रियासतों की तरह इसके सामने झुक जाए, लेकिन महाराजा प्रताप ने साफ कर दिया था कि मेवाड़ की धरती किसी तुर्क बादशाह की गुलाम नहीं बन सकती। महाराजा की गैरत को देखकर आजम खान के गुरूर को गहरी चोट पहुंची, जिसके बाद 18 जून 1587 के दिन हल्दी घाटी की जंग में दोनों की फौजें आमने सामने आ गईं। जंग के मैदान में महाराजा प्रताप का घोड़ा चीतार गरज रहा था। जब महाराजा ने चीतार को राजा सूरजसेन के हाथी की तरफ दौड़ाया और भाले का वार किया तो पूरा मैदान साकित रह गया। दुश्मनों के हुजूम के बीच महाराजा प्रताप ऐसे लड़े गोया कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एरावली का शेर कूद पड़ा हो। ये जंग इतनी खौफनाक थी कि हल्दी घाटी, जिसका नाम उसकी मिट्टी के पीला होने की वजह से पड़ा था, उस दिन ये मिट्टी लहू से लाल हो गई। मेवाड़ का कयाम और प्रताप की पैदाइश। मेवाड़ का फखर और गैरत सदियों से चमकता आ रहा था, लेकिन 16वीं सदी में जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में अपनी बेगाबिर जड़ें जमाने लगी, तब मेवाड़ को उस फखर की सबसे मुश्किल आजमाइश से गुजरना पड़ा। वस्ती एशिया के फरगाना से आए तैमूर लंग की नस्ल के बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे हराकर जलावतनी में भेज दिया। इसी दौरान 9 मई 1540 को मेवाड़ के राणा उदैत और उनकी पहली रानी जीवंती बाई के घर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम प्रताप रखा गया। ये मेवाड़ के लिए एक नए दौर का आगाज था। प्रताप की माँ एक कृष्ण भक्त थी, इसलिए उन्होंने प्रताप को बचपन से ही महाभारत की कहानियां, भगवान कृष्ण की तालीमात और इखलाकी अक़दार सिखाई। साथ ही प्रताप को अपने दादा राणा सिंगराम और अजीम अजदाद बाबा रावल की बहादुरी की कहानियां भी सुनाई जाती। इन कहानियों ने प्रताप के मन में वतन से मोहब्बत और गैरत की गहरी जड़ें डाल दी। प्रताप का बचपन गुरुकल और भील कबीले के दरमियान गुजरा। भील उन्हें प्यार से कीका कहते थे, क्योंकि उनकी बरादरी में बेटों को इसी नाम से पुकारा जाता था। भीलों के बीच रहते हुए प्रताप जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत होते गए। वो घोड़ा दौड़ाने, तेज तरार तरीके से तलवार चलाने और प्रताप की मदद करते गए। तीर अंदाजी में महारत हासिल कर चुके थे। इस दौरान सिंध के अमरकोट में 1542 में हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन आजम खान की पैदाइश हुई। 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में आजम खान को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया। आजम खान ने अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसी के तहत अपनी सल्तनत को मुसलसल फैलाना शुरू कर दिया। अब उसकी नज़र राजस्थान पर थी, क्योंकि यहाँ से गुजरात के साहिल तक जाने वाले तिजारती रास्ते गुजरते थे, जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी अहम थे। आजम खान चाहता था कि राजपूत इसके आगे झुके, इसलिए इसने उन्हें मनाने और दबाने के लिए हर तरीका अपनाया। कभी फौज का जोर दिखाकर, कभी सिफारतकारी से, तो कभी शादियों के रिश्ते बनाकर इसने कई राजपूत रियासतों को अपनी मुगल सल्तनत के मातहत कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता आमर, मारवाड़ और बूंदी जैसे कई राजपूत रियासतें आजम खान के मातहत आ गईं। लेकिन जब एक एक करके राजस्थान की सभी राजपूत रियासतें आजम खान के आगे झुक गईं, तब भी मेवाड़ की रियासत चट्टान की तरह डटी खड़ी थी। मेवाड़ के राणा उदत ने अपना सर आजम खान के दरबार में झुकाने से इनकार कर दिया। राणा उदत ने आजम खान को वाज़ेह पैगाम भेजा कि वो सिर्फ भगवान एकलिंग जी के दीवान हैं और किसी इंसानी हाकिम के मातहत रहना वो कभी कबूल नहीं करेंगे। आजम खान के गुस्से से आग बगोला हो गए और उसने मेवाड़ को अपने काबू में लेने का फैसला किया। कई महीनों के मुहासरे और बारूदी हमलों की वजह से आखिरकार किले की दीवारें टूट गईं और मुगल फौज अंदर घुस गई। कि आजम खान की वसी फौज के आगे टकना नामुमकिन है, तो राजपूत खवातीन ने जौहर की आग में कूदकर अपनी इज्जत की हिफाजत की। मुगल फौज ने किले पर कब्जा करने के बाद गुस्से और बदले की जज्बात में तकरीबन 30 से 40 हज़ार बेगुनाह आम शहरियों का कत्लेआम कर दिया।
चित्तौड़ के किले पर आजम खान की फौज का कब्जा हो जाने के सबब राणा उदैत को चित्तौड़ छोड़कर गुंगुड़ा में रहकर राणा उदैत ने उदयपुर शहर की बुनियाद रखी और वहीं से अपना हुकूमत चलाया। यूं तो प्रताप राणा उदैत के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन राणा उदैत ने अपनी सबसे प्यारी रानी धेराबाई के बेटे जागत सिंह को अपना वारिस ऐलान कर दिया। ये फैसला राजपूत रिवायत के खिलाफ था, लेकिन प्रताप ने अपने वालिद की इस ख्वाहिश को कबूल कर लिया। जब 1572 में राणा उदैत की वफात हुई तो जागत सिंह ने महल में अपना राज्याभिषेक करवाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी सभी महाराजा के आखिरी रसूमात में मौजूद थे। जागत सिंह के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने जागीरदारों और आवाम को मजीद भड़का दिया। सबकी नज़र में प्रताप ही सही वारिस थे, इसलिए जागीरदारों और सरदारों ने जागत सिंह को राजगद्दी से हटा दिया और गोंगुदा की पहाड़ियों में मौजूद प्रताप का राज्याभिषेक करते हुए उन्हें मेवाड़ का राणा ऐलान कर दिया। राजपूत रियासतों में राजा को राणा कहा जाता था, इसलिए वो प्रताप से अब महाराजा प्रताप बन चुके थे। गैरत की कसम और जंग की तैयारी। जब महाराजा प्रताप ने इक़्तिदार संभाला तब मेवाड़ की हालत बहुत खराब थी। खजाना खाली था, चित्तौड़ समेत मेवाड़ के बड़े हिस्से पर मुगलों का कब्जा था और आसपास की रियासतें पहले ही आजम खान के मातहत हो चुकी थी। चित्तौड़ की शिकस्त का दर्द महाराजा प्रताप के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। इख्तिदार संभालते ही उन्होंने अपने सरदारों को बुलाया और ये कसम खाई, चित्तौड़ के किले पर लहराता मुगल परचम मेरे जिगर को छल नहीं करता। मैं हल्फ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को पूरी तरह आज़ाद नहीं करवा लेता, मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा। 7 फीट 5 इंच लंबे और 110 किलो वजन के महाराजा प्रताप के मुंह से शेर की गरज की तरह निकलते इन अल्फाज ने सरदारों में ऐसा जोश भर दिया कि वो अब किसी से भी टकराने को तैयार थे। इसके बाद महाराजा प्रताप ने सबसे पहले अपने दिफा को मजबूत किया। उन्होंने अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते और गहरे किए। लोहारों को नए हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया। सरदारों को मुसलसल जंगी फन की मशक करवाई गई और अवाम में अपनी मादरे वतन के लिए कुर्बानी का जज्बा जगाया गया। सिफारतकारी की नाकामी और राजा सूरज सेन की तौहीन। इस दौरान आजम खान को जब महाराजा प्रताप की तैयारियों की खबर मिली तो वो हैरान रह गया। वो जानता था कि महाराजा प्रताप बाकी राजपूत राजाओं की तरह आसानी से हथियार नहीं डालेंगे, इसलिए इसने फौजी हमले के बजाय पहले सिफारतकारी का सहारा लिया। 1543 में इसने अपने दरबारियों, जिनमें जलाल खान कोरची, राजा भगुनतास और राजा तोदरमल शामिल थे, को मेवाड़ भेजा, लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद आजम खान ने अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक आमिर के राजा सूरज सेन को मेवाड़ भेजा। राजा सूरज सेन को लगता था कि वो महाराजा प्रताप को आजम खान के आगे झुकने के लिए राजी कर लेगा। इसी कोशिश में वो उदयपुर आता है। उदय सागर झील के पास एक दावत का इंतजाम होता है, लेकिन राजा सूरज सेन जिस शख्स से मिलने आया था वो महाराजा प्रताप कहीं दिखाई नहीं दिए। ये देखकर राजा सूरज सेन के गुरूर को गहरी चोट पहुंची और उसने महाराजा के बेटे अमराव सिंह से कहा कि वो तब तक खाने को हाथ नहीं लगाएगा जब तक महाराजा खुद उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाते। अमराव सिंह ने कहा कि महाराजा के पेट में दर्द है, इसलिए वो उनके साथ खाना नहीं खा पाएंगे। जब ये बात महाराजा प्रताप तक पहुंची तो उन्होंने राजा सूरज सेन के लिए जो पैगाम भेजा उसे सुनकर उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। महाराजा का पैगाम था कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी फूफी की शादी एक तुर्क से कर दी हो। महाराजा प्रताप ने आजम खान को कभी हिंदुस्तान का नहीं माना। वो आजम खान को हमेशा तुर्क कहकर ही मुखातिब करते थे, जहां आजम खान के आबाओ अजदाद की जड़ें थी। ये सुनते ही राजा सूरज सेन तलमला उठा। इसने खाना नहीं खाया और घोड़े पर सवार होकर अमराव सिंह से कहा, मुगल बादशाहत को ठुकराना एक जंग को ललकारना है। अगर तुम जंग चाहते हो तो तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी होगी। मैं महाराजा का तकब्बुर चूर चूर कर दूंगा। अब हमारी अगली मुलाकात जंग के मैदान में होगी। तभी अमराव सिंह के साथ खड़े भीम सिंह डोडिया ने तंज में कहा, जब लड़ने आओ तो अपने फूफा आजम खान को साथ लाना मत भूलना। ये सुनकर राजा सूरज सेन और बुरी तरह से बौखला गया। राजा सूरज सेन के जाने के बाद महाराजा प्रताप ने उन बर्तनों को धुलाया जिनमें से खाना पेश किया गया था, ताकि उस पाप को धोया जा सके जो राजा सूरज सेन ने अपनी फूफी की आजम खान से शादी करवा कर किया था।
जब राजा सूरत सेन ने आजम खां के दरबार में पहुंचकर महाराजा प्रताप के हाथों होने वाली तौहीन की कहानी सुनाई तो आजम खां गुस्से से आग बगोला हो उठा। आजम खां ने अब मेवाड़ को सबक सिखाने की ठान ली। उसने मेवाड़ को मातहत करने के लिए राजा सूरत सेन को फौज की क़यादत की जिम्मेदारी सौंप दी। राजा सूरत सेन की क़यादत में एक वसी मुगल फौज तैयार की गई, जिसमें 10,000 के करीब फौजी, सैकड़ों हाथी, घड़सवार, तीरंदाज और बंदूक बरदार भी थे। इस फौज में अस्कर खां को दूसरा कमांडर मुकर्रर किया गया था। मुगल फौज ने मेवाड़ के शमाल मशरकी हिस्से से दाखिल होते हुए मांडलगढ़ के कस्बे में पड़ाव डालकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ महाराजा प्रताप की फौज गुंगूदा में अपनी हिकमत अमली बना रही थी। उनकी फौज में तकरीबन 3,000 घड़सवार और 4,000 भील तीरंदाज थे। अगरचे मुगल फौज महाराजा प्रताप की फौज से 4 गना बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और इस्तेकामत में प्रताप की फौज का कोई मुकाबला नहीं था। उनके साथ बड़ी साबदरी के झाला सिंह, सुलंबर के कृष्णदास चौंडाउत और रावत नेत सिंह जैसे कई बहादुर राजपूत सरदार थे। भील कबीले के सरदार राव पुनीत ने भी राणा का साथ दिया। एक और खास जंगजू हाजी खान सूर थे, जो शेरशाह सूरी की नस्ल से थे और मुगलों के खिलाफ अपनी खानदानी दुश्मनी के सबब मेवाड़ की फौज के साथ थे। महाराजा प्रताप ने मुगल फौज की ज्यादा तादाद होने की वजह से इसको हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने का मंसूबा बनाया। अपनी पीली रंग की मिट्टी के सबब इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा, जिसके बीच से निकलने का रास्ता इतना तंग था कि एक साथ ज्यादा फौजी इसमें से नहीं निकल सकते थे। 51 जून 1576 की सुबह जंग का बिगल बज गया। महाराजा प्रताप ने अपनी 3,000 की घड़सवार फौज को 2 हिस्सों में बांटा। एक छोटा हिस्सा हाजी खान की क़यादत में था और फौज का मरकजी हिस्सा खुद राणा प्रताप की क़यादत में था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हल्दी घाटी पर पड़ीं, महाराजा प्रताप की फौज ने अचानक तेज हमला बोल दिया। इस अचानक और तेज हमले ने मुगलों की पहली सफ की यूनिट को पूरी तरह से बिखेर दिया। कुछ ही पल्लों में वो अपनी ही फौज की एक यूनिट से जा टकराई। इस अफरातफरी में मुगल फौज के राजपूत हल्दी घाटी के दहाने पर मुगल फौज की दूसरी टुकड़ी पर भी जबरदस्त हमला बोल दिया। महाराजा प्रताप की क़यादत में यह हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल फौज में भगदड़ मच गई। इसके बाद जैसे ही जंग हल्दी घाटी के ऊपरी हिस्से से निकलकर खमनवूर के खुले मैदानों में पहुंची, दोनों फौजों को हरकत करने की जगह मिल गई और लड़ाई और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। मेवाड़ की फौज ने अपने इब्तदाई हमलों में मुगल फौज को पूरी तरह से हला दिया। बाहुले पल कई चितार का वार जब चारों तरफ से मुगल फौज में हाहाकार मच गया, तब राजा सूरत सेन ने खुद जंग के मैदान में उतरने का फैसला किया। इस बीच मुगल फौज में बंदूकों से फायर करने वाले फौजी भी थे, जिन्होंने मोर्चा संभालते हुए मेवाड़ की फौज पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। बाहुलों और तलवारों से गोलियों का मुकाबला नहीं हो सकता था, इसलिए इस बार बंदूक बरदारों के हमले से मेवाड़ की फौज को भारी नुकसान हुआ और उनके कई फौजी मारे गए। जब महाराजा प्रताप को लगा कि मुगलों की फौज भारी पड़ती नजर आ रही है, तो उन्होंने हाथियों को जंग के मैदान में उतारने का हुक्म दिया। मुगल फौज का गुजमुक्ता नामी हाथी मैदान में उतरा। जिसका मुकाबला मेवाड़ की फौज के हाथी लूना ने किया। लूना ने गजमुक्ता को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, लेकिन तभी एक गोली ने लूना के माहूत हाथी चलाने वाला जख्मी कर दिया को मार गिराया, जिसके सबब लूना जंग से बाहर हो गया। तभी मेवाड़ का सबसे मशहूर हाथी राम प्रसाद जंग में शामिल होता है। राम प्रसाद इतना बड़ा था कि उसने मुगल फौज में भारी तबाही मचा दी, लेकिन तभी एक तीर ने राम प्रसाद के माहूत को भी मार गिराया, जिसके बाद मुगल फौज ने राम प्रसाद को पकड़ लिया। ये उस जंग में मुगलों को मिली सबसे बड़ी कामयाबी थी। राम प्रसाद के पकड़े जाने के बाद महाराजा प्रताप की तलवार पहले से भी ज्यादा चमकने लगती है। अपने प्यारे घोड़े चीतार पर सवार होकर वो मुगल फौज के बीच ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। उनकी तलवार जिधर घूमती, दुश्मनों के सर धड़ से अलग हो जाते। इस बीच उनके बहादुर सरदार भीम सिंह डोडिया ने दूर से मुगल सिपाह सालार राजा सूरत सिंह को देखा, जो अपने हाथी पर बैठा जंग की क़यादत कर रहा था। भीम सिंह ने राजा सूरत सिंह की तरफ अपनी पूरी ताकत से भाला फेंका। भाला अपनी समत से थोड़ा चूक गया और राजा सूरत सेन बाल बाल बच गया। इसी बीच मुगल सिपाहियों ने भीम सिंह को घेर लिया। भीम सिंह डोडिया ने बहादुरी से लड़ते हुए जंग के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भीम सिंह को गिरते देखकर महाराजा प्रताप का गुस्सा उरूज पर पहुंच जाता है।
उनकी आंखों में राजा सूरत सेन के लिए बदले की आग भड़क उठी और वो अपने घोड़े चीतार को सीधा राजा सूरत सेन के हाथी की तरफ मोड़ देते हैं। चीतार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। तलवारों, भालों और तीनों की बौछार के बीच चीतार राजा सूरत सेन के हाथी तक पहुंच गया और एक बड़ी छलांग मारते हुए चीतार ने अपने अगले पांव हाथी के दांतों पर रख दी। इसी पल महाराजा प्रताप ने अपने लंबे भाले से राजा सूरत सेन पर जबरदस्त वार किया। भाला माहूत को चीरता हुआ हाथी के वुजे से जा टकराया, जिसमें राजा सूरत सेन छुपा हुआ था। माहूत फौरन मारा गया और हाथी बेकाबू होकर मुगल फौज के बीच भागने लगा। हाथी को बेकाबू होता देखकर महाराजा प्रताप को लगा कि भाले की चोट से राजा सूरत सेन भी मर गया होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर पीछे हट गए। लेकिन ये उस जंग का अहम मोड़ था। अगर यहाँ राजा सूरत सेन मारा जाता तो जंग यही खत्म हो सकती थी, लेकिन वो किस्मत से बच गया था। इस दौरान महाराजा प्रताप के घोड़े चितार का पांव काफी जख्मी हो गया था, क्योंकि चितार जब राजा सूरत सेन के हाथी की सूंड पर चढ़ा था तब उसकी सूंड पर तलवार बंधी थी, जिसकी तेज धार ने चितार के पांव को जख्मी कर दिया था। टैक्टिकल पिस्पाई और चितार की कुर्बानी। इस बीच राजा रामशाह तोमर ने भी राणा की हिफाजत में अपनी जान दे दी। वो मुसलसल राणा के सामने एक ढाल बनकर लड़े और मुगल फौज के हमलों को रोकते रहे। उनके तीनों बेटों ने भी अपने वालिद के साथ बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मुगल सिपाही तादाद में ज्यादा होने के बाद भी मेवाड़ की फौज के आगे ढेर हो रहे थे। साफ था कि महाराजा प्रताप और इनकी फौज अपनी गैरत और अपनी मादरे वतन की हिफाजत के लिए जंग लड़ रही थी। वहीं मुगल फौज अपने बादशाह के लालच और तोसी पसंदाना पॉलिसी के सबब जंग में थी, जिस वजह से उनका हौसला राणा की बहादुर फौज के आगे टूटता जा रहा था। इससे में जंग को हारता देखकर मेहतर खान, जो बनास नदी के पास मुगल फौज की पिछली टुकड़ी के साथ था, वो एक चालाक चाल चलता है। वो नक्कारे बजवा कर ये झूठी खबर फैलाता है कि खुद बादशाह आजम खान अपनी वसी फौज के साथ जंग में शामिल होने आ रहे हैं। इस खबर ने मुगल फौज में नया जोश भर दिया और जो फौजी भाग रहे थे वो वापस लौटने लगे। इस झूठी खबर को सच मानकर महाराजा प्रताप की फौज, जो पहले से ही तादाद में कम थी, उसको लगने लगा कि अगर आजम खान की इजाफी फौज आ गई तो उनका और भी ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में महाराजा प्रताप के साथी सरदारों ने उनसे अपील की कि वो खुद जंग से बाहर निकल जाएं ताकि वो आगे की लड़ाई जारी रख सके। ये एक टैक्टिकल पसपाई थी। महाराजा के जंग से बाहर निकलने के लिए मुगल फौज का ध्यान भटकाना जरूरी था। तब जंग के मैदान में एक पुरानी तारीख दोहराई जाती है। झालामान सिंह ने महाराजा प्रताप का शाही छत्तर लिया और खुद जंग में कूद पड़े। झालामान सिंह महाराजा प्रताप के रूप में ढलकर मुगल फौज के बीच में काफी अंदर तक घुस गए और अपने साथियों के साथ आखिर तक लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी इस बहादुरी और कुर्बानी ने महाराजा प्रताप और उनके कई फौजियों को महफूज निकलने का मौका दे दिया था। राणा अपने वफादार घोड़े चीतार पर सवार होकर जंग के मैदान से निकल गए। चीतार पहले ही राजा सूरत सेन के हाथी की सोंड में लगी तलवार से बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसके बावजूद जब भागते हुए चीतार के रास्ते में एक बेहद चौड़ी खाई आई, तब उसने एक जोर की छलांग लगाकर उसे भी पार कर लिया और अपनी आखिरी सांस छोड़ने से पहले महाराजा को महफूज पहाड़ियों तक पहुंचा दिया। बाद में महाराजा ने चीतार की याद में एक यादगार बनवाया। महाराजा प्रताप को भले ही आगे की जंग के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने आजम खां के अज़ाइम को नाकाम कर दिया था। आजम खां का मकसद महाराजा प्रताप को जिंदा पकड़ना और मेवाड़ को मुगल सल्तनत में मिलाने का था, लेकिन दोनों ही मकासद में आजम खां की फौज नाकाम रही। इस वजह से आजम खां इतना नाराज था कि जब मुगल फौज का सिपाह सालार राजा सूरत सेन जंग के बाद आजम खां की दरबार में पहुंचा तो नाराज आजम खां ने इसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इधर महाराजा प्रताप खुद को और भी मजबूत करने में लगे हुए थे। उन्होंने लड़ाई लड़ने की अपनी हिकमत अमली भी बदली। उनकी फौज को गोरीला जंग, छापामार जंग में महारत हासिल थी। मकामी भीलों की मदद से महाराजा प्रताप गोरीला जंग करने लगे। वो मुगलों पर घात लगाकर हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। इससे आजम खां की फौज का हौसला टूटने लगा। महाराजा प्रताप तब तक चैन की सांस नहीं लेने वाले थे जब तक वो आजम खां से अपने रियासत का हर हिस्सा वापस नहीं छीन लेते। इसलिए उन्होंने एक और बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। जब महाराजा प्रताप के बचपन के दोस्त बावन शाह को मालूम हुआ कि महाराजा को फौज खड़ी करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी सारी दौलत महाराजा प्रताप को सौंप दी।
इसके बाद महाराजा प्रताप एक बड़ी फौज को खड़ा करते हैं और हल्दी घाटी जंग के 7 साल बाद मुगल फौज और महाराजा प्रताप के दरमियान देवीर का जंग लड़ी जाती है। इनकी फौज देवीर के दर्रों में मुगल ठिकानों पर बिजली की तरह टूट पड़ी। इस जंग में मुगल फौज का एक कमांडर आजम खां का चचा सुल्तान खां था, जिसे महाराजा प्रताप के बेटे अमराव सिंह ने भाले के वार से मार गिराया। मुगल कमांडर की मौत के बाद मुगल फौज भाग खड़ी हुई। इस जंग में महाराजा प्रताप की फैसलाकुन जीत हुई और 36,000 मुगल फौजियों ने महाराजा प्रताप के सामने हथियार डाल दिए। इस जीत के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए एक ही दिन में 36 मुगल चौकियों को तबाह कर दिया और देखते ही देखते राणा की फौज ने कुंभलगढ़, गोनबूदा और उदयपुर को भी वापस जीत लिया। इस दौरान महाराजा प्रताप का मुकाबला आजम खां के सिपा सालार बाबा खां से भी हुआ था। महाराजा प्रताप ने बाबा खां को एक ही वार में चीर दिया। कहा जाता है कि ये वार ऐसा था कि बाबा खां इसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में बट गया। दिवेर की शिकस्त से बौखलाए आजम खां ने 1584 में राणा को हराने की आखिरी कोशिश की। इसने जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप को कैदी बनाने के लिए भेजा, लेकिन वो बुरी तरह से शिकस्त खाकर वापस लौटा। आजम खान अब ये मान चुका था कि वो इस शेर को कभी कैद नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने महाराजा प्रताप को अकेला छोड़ना ही बेहतर समझा। महाराजा का इंतकाल और अमर होना। 1585 के बाद मुगल फौज का ध्यान शुमाल मगरिब की तरफ चला गया, जिसका फायदा उठाकर महाराजा प्रताप ने मेवाड़ के ज्यादातर हिस्सों को वापस जीत लिया और चावन को उन्होंने अपनी नई राजधानी बना लिया। इसके बाद अगले 12 सालों तक महाराजा प्रताप ने मेवाड़ पर ऐसा हुक्मरानी की कि रियासत की खोई हुई चमक वापस लौट आई। लेकिन 1597 में 95 साल की उम्र में जब महाराजा प्रताप शिकार पर निकले थे, उस वक्त उन्हें चोट लगी जिससे वो कभी उभर नहीं पाए और उनकी वफात हो गई। उनके इंतकाल से एक दौर का खात्मा हो गया। कहते हैं कि जब उनकी मौत की खबर आजम खां को लाहौर में उसके दरबार में दी गई, तो वो भी अपने सबसे बहादुर दुश्मन को याद करके रो पड़ा। इस वक्त राजस्थान के एक मशहूर कवि दुर्सा आड़ा भी आजम खां के दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त महाराजा प्रताप की मौत की खबर मिलने पर जो नज्म लिखी, उसका निचोड़ था, तूने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई, तूने कभी नौरोज में बादशाह से मिलने नहीं आया। आज जब तेरी मौत का पैगाम दरबार में आया है, देख बादशाह का सर झुक गया है और उसकी आंख से आंसू बह निकले हैं। तू जीत गया प्रताप। इस तरह वफात के बाद भी महाराजा प्रताप अपने दुश्मन से जीत गए थे और वो अपनी हिम्मत और बहादुरी के सबब हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उनके बाद उनके बेटे अमराव सिंह मेवाड़ के राणा बने। लंबे जद्दोजहद के बाद 1615 में उन्होंने मुगलों से समझौता कर लिया, जिसमें चित्तौड़गढ़ वापस मेवाड़ को लौटा दिया गया और ये तय हुआ कि मेवाड़ भले ही मुगलों के मातहत रहेगा, लेकिन उसके महाराजा कभी भी मुगल दरबार में पेश आए नहीं होंगे।